नमस्कार। भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति सांची विश्वविद्यालय का यह फेसबुक प्रकल्प, जिस पर आज मुझे गुणात्मक अनुसंधान के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है, तो उसी अनुसंधान की हम कुछ चर्चा करेंगे। लगता हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को। प्रभाकर जी, यदि आवाज़ स्पष्ट है तो हम आगे बढ़ें। ठीक है। हम लोग जानते ही हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मानव की जो प्रवृत्ति है, वह अपने परिवेश को जानने और समझने की प्रवृत्ति होती है। अपने आसपास का वातावरण, अपने आसपास की चीज़ें, उनको देखना, उनको समझना, उनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानना, ये जो जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति है हर प्राणी की रहती है, लेकिन मनुष्य की सबसे ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति रही है। और इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को खोजने में आदिकाल से ही लगा रहा। अनेक रहस्यों की उसने खोज की। उन रहस्यों को खोजने का जो तरीका था वो अनुसंधान था। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में, वैदिक काल की यदि हम बात करें तो वैदिक काल में हमारे ऋषियों ने अपने तप के द्वारा, अपने अनुसंधान के द्वारा बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान को प्राप्त किया और उस ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाया, जिसे आज हम वेद के नाम से जानते हैं। वेद विज्ञाने, ज्ञानार्थ में ही ज्ञान राशि को ही हम वेद कहते हैं। तो वो जो ज्ञान राशि है वो कैसे प्राप्त की, तो आजकल हम चर्चा करते हैं कि ऋषियों ने उस ज्ञान राशि को तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा प्राप्त किया। तो तप क्या है? कुछ लोग कहेंगे तप से तात्पर्य होता है कि नहीं साहब, वह केवल बिल्कुल पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाना और उसके बाद आंखें बंद करके ध्यान करना। नहीं, वो एक मार्ग हो सकता है, वही अंतिम मार्ग नहीं है। तप का तात्पर्य यदि हम आज की दृष्टि से सोचें, जानें, समझें, तो उस समय जो ऋषियों का तप था वह तप वास्तव में अनुसंधान था, वह तप वास्तव में शोध था। उस शोध के द्वारा प्राप्त ज्ञान को उन्होंने वेद में सन्निहित किया, वेद के रूप में संरक्षित किया। देखिए, हम छोटी सी चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो वेद को हम जब देखते हैं तो वेद के अंदर सूक्त आते हैं। हर सूक्त का अपना एक ऋषि होता है, एक देवता होता है, एक छंद होता है। ठीक है। तो ये जो ऋषि, देवता, छंद, मंत्र, ये सारे उस सूक्त में जो होते हैं, इनको यदि हम आज की दृष्टि से देखें तो वैदिक ऋषि जो था, इसलिए कहते हैं ना, ऋषियों ने मंत्रों को रचा नहीं, ऋषियों ने मंत्रों को देखा। ऋषियों मंत्र दृष्टा रह, ऐसा कहा है कि ऋषियों ने मंत्रों को देखा। तो वो जो शोधकर्ता थे, ऋषि थे, वो वास्तव में शोधकर्ता थे। इसलिए प्रत्येक ऋषि शोधकर्ता, उस सूक्त का जो देवता है उस देवता को हम शोध का विषय मान सकते हैं। तो देवता हुआ शोध का विषय, ऋषि हुए रिसर्चर, शोधकर्ता, और उस शोध के द्वारा प्राप्त जो निष्कर्ष थे उन निष्कर्षों को ऋषि मंत्र के रूप में निबद्ध करते थे। और उस मंत्रों को लिखने की जो शैली थी, जैसे आजकल हम निष्कर्षों को लिखने की या अनुसंधान प्रतिवेदन लिखने की जो शैली है, हम APA स्टाइल फॉलो करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, या MLA स्टाइल फॉलो करते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन की। तो ये जो स्टाइल्स थी लिखने की, ये जो वैदिक ऋषियों की जो स्टाइल थी वो छंद के रूप में थी। उसको वो कहते थे जगती, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप। तो प्रत्येक सूक्त बहुत सारे, एक बड़े अनुसंधान के बहुत सारे निष्कर्षों का एक प्रतिवेदन है, एक शोध प्रबंध है। इसलिए विज्ञाने, वेद के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। तो वो एक हमारी प्रवृत्ति थी। हमारे प्राचीन काल में अनुसंधान उस तरह से होता था।
और बिल्कुल समाज से अलग होकर, विलग होकर, बिल्कुल अपने शोध कार्य में रत रहकर ऋषि मुनि काम करते थे। इसीलिए कहते थे कि वो तपस्या कर रहे हैं, वो उनका तप था। अर्थात तप को हम अनुसंधान के पर्याय के रूप में ले सकते हैं, समझ सकते हैं। एक यह चीज़। जब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ों की ओर देखते हैं, तो धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हमारे देश में भी, अन्य पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण आए। हमारे यहाँ पुराण काल इत्यादि काल आया, वैसे ही पाश्चात्य में अरस्तु या प्लेटो इत्यादि जो थे, सुकरात, सोक्रेटियस, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब के विभिन्न दर्शनों की परंपराएं विकसित हुई। तो अनुसंधान के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को एक मंत्र के रूप में दे देना, ये वैदिक कालीन पद्धति थी। उसके बाद ज्ञानार्जन की और क्या विधियां हुई, तो अनेक प्रकार की ज्ञानार्जन की विधियों की चर्चा होती है। हमारे यहाँ हम उनको प्रमाणों के रूप में देखते हैं कि शब्द प्रमाण, किसी ने कुछ कहा, वेद वाक्य शब्द है, आप्तवचन जिसको हम कहते हैं, वेद का वाक्य, कि वो अपने आप में प्रमाण है। और पाश्चात्य में उसको कहते थे अथॉरिटी मेथड, प्राधिकारी विधि। प्राधिकारी विधि से तात्पर्य होता था कि उस विषय का जो जानकार है, उस विषय को जो समझता है, जानता है, अनुभवी है, उसने यदि कुछ कहा तो उससे भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञानार्जन कर सकते हैं। जैसे मध्य युग में चर्च के पादरियों को पाश्चात्य में सत्य का स्रोत मानने लगे थे, कि कोई भी समस्या हो, यदि पादरी ने जो कहा है चर्च के, वो अंतिम सत्य होगा। तो वहां पर इस तरह से प्राधिकारी विधि, अथॉरिटी मेथड की जब बात आई, तो वह ज्ञानार्जन की एक विधि हो गई। उसके बाद ज्ञानार्जन कैसे किया जाता था, एक शोध के द्वारा कर रहे हैं आजकल हम। उसके बाद ज्ञानार्जन की प्रक्रिया हो गई थी परंपराओं के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा ज्ञानार्जन। जैसे हमारा खाना कैसा होगा, हमारी वेशभूषा कैसी होगी, हमारा पूजा पद्धति कैसी होगी, हमारे रीति रिवाज कैसे होंगे, ये सब हम परंपरा के द्वारा सीखते हैं। लेकिन परंपराएं अच्छी होती हैं, परंपराएं पालन योग्य होती हैं, लेकिन 100% परंपराएं पालन योग्य हों, 100% परंपराएं सही हों, ये जरूरी नहीं। सती प्रथा जैसी कुछ कुरीतियां भी थी, कुपरंपराएं भी थी, जिनको कि दूर किया गया समय आने पर। तो परंपरा के द्वारा ज्ञानार्जन एक ये तरीका होता है, लेकिन उसकी अपनी कमियां हैं। उस कमी को दूर करने के लिए और आगे बढ़ते हैं, तो एक और ज्ञानार्जन की विधि हमारे सामने आती है, अनुभव के द्वारा ज्ञानार्जन। तो अनुभव के द्वारा ज्ञानार्जन में क्या होता है, स्वयं के अनुभव के द्वारा व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करता है। उसने किसी चीज़ को फील किया। जैसे आदिवासी क्षेत्र में आप देखेंगे तो पहाड़ों पर रहने वाले लोग वो जानते हैं कि पहाड़ पर मिट्टी टिकती है, बारिश में मिट्टी बह जाती है, इसलिए किस तरह की फसल लगाना है, कब नहीं लगाना है, क्या चीज़ें, वो अपने आसपास के परिवेश से, अपने अनुभव से ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं। वो एक उनका ज्ञानार्जन की पद्धति है। लेकिन अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान में भी कई बार कमियां हो सकती। कैसी कमियां, कि व्यक्ति चीजों को अनुभूत करते समय किसी न किसी साक्ष्य की अनदेखी कर सकता है, किसी न किसी विषय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। इसलिए वह जब अनुभव करता है तो उसका पूर्वाग्रह उसको किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में उस चीज को दिखाता है, उसका दृष्टिकोण किसी अन्य प्रकार से उसे ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। तो पूर्वाग्रह, साक्ष्यों की अनदेखी या कम साक्ष्य पर विश्वास करके निर्णय ले लेना, ये सारी चीजें जो थी, ये अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा होती थी, या उसकी एक सीमाओं के रूप में इसे हम देख सकते हैं। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो फिर ज्ञानार्जन की जो प्रक्रिया आई, या जिसके द्वारा जो ज्ञानार्जन होता है, उसमें हम निगमनात्मक तर्क की एक बात आती है, डिडक्टिव रीजनिंग या की जब हम बात करते हैं, तो निगमनात्मक तर्क अपने आप में एक विधि है। इसलिए कहते हैं कि अरस्तु ने, एरिस्टोटल और उसके अनुयायियों ने एक सिलोजिज्म नाम से, या न्याय वाक्य जिसे हम कह सकते हैं, न्याय वाक्य उसकी प्रतिज्ञप्तियां होती है, वह एक विधि प्रतिपादित की ज्ञानार्जन के लिए। तो सिलोजिज्म के अंदर क्या होता है, उसमें 3 तरह की बात थी, मुख्य साध्य, लघु साध्य और निष्कर्ष।
तीन तरह से व्यक्ति निष्कर्ष निकाल सकता है, किसी चीज से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कैसे? तो सबसे पहले एक बृहत साध्य या दीर्घ साध्य, मुख्य साध्य की बात होती है, जैसे कि सामान्य रूप से सब जीव जंतु नश्वर हैं, ये एक बड़ा वाक्य हुआ। फिर उसके बाद लघु साध्य में हम कहेंगे कि कुत्ता एक जीव है, और फिर निष्कर्ष के रूप में तीसरा वाक्य आएगा कि इसलिए कुत्ता नश्वर है, कुत्ता मरेगा, क्योंकि पहला वाक्य था सब जीव जंतु नश्वर है, दूसरा कुत्ता एक जीव है, और तीसरा कुत्ता मरेगा। तो ये जो एक पद्धति निगमनात्मक वाक्य की सिलोजिज्म विधि, जिसको एरिस्टोटल ने कहा, एक पद्धति सामने आई ज्ञानार्जन की। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये मौखिक रूप से ही हमें इस तरह की प्रतिज्ञप्तियां, इस तरह के न्याय वाक्य प्राप्त होते हैं, इसलिए इसके कई बातें इसमें व्यवस्थित हो सकती हैं, और जो पहले से ज्ञात हो वही, जो अज्ञात बातें हैं उनको हम व्यवस्थित नहीं कर सकते इसमें, यह व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, इसलिए ज्ञात विषय का ही व्यवस्थापन इसमें हो पाता है। तो इन कमियों के कारण फिर और आगे बढ़े तो आगमनात्मक विधि से ज्ञानार्जन होने लगा। आगमनात्मक विधि के अंदर देखा जाए तो प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन करने की परंपरा आई। प्रकृति का सूक्ष्म से सूक्ष्म अवलोकन करना, किसी भी चीज को छोटे छोटे अंशों में समझना, और फिर सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद प्राप्त तथ्यों का सारणीकरण करना, और उनका अध्ययन करके सबसे पहले लघु व्याप्ति करना, छोटे छोटे निष्कर्ष निकालना, छोटी छोटी व्याप्ति करना, और फिर उन सारे निष्कर्षों को, सारे उदाहरणों को मिला करके एक बड़ी व्याप्ति करना, एक बड़े नियम को का प्रतिपादन करना, ये आगमनात्मक विधि ज्ञान प्राप्ति की थी। लेकिन इसकी अपनी कमियां थी, इसकी कुछ अपनी कमियां थी, जिसके कारण से अपूर्ण आगमन कई बार हो जाता था। तो उसके कारण से लास्ट में जाकर के जिस विधि के द्वारा आज हम अनुसंधान करते कराते हैं, वह अनुसंधान की विधि कहलाती है वैज्ञानिक विधि। आज हम वैज्ञानिक विधि से अनुसंधान के पक्षधर हैं। एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं अगस्त काम्टे, है ना, उनके कुछ ग्रंथों में उन्होंने पॉजिटिविज्म की चर्चा की। आजकल नेट के सिलेबस में भी रिसर्च की जब बात आती है तो उसमें प्रत्यक्षवाद, प्रथम पत्र में प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद की बात होती है कि उसके संदर्भ में रिसर्च को कैसे समझना। तो वहाँ पर जो प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्टे ने जो बात की, अगस्त काम्टे ने अपनी 2 पुस्तकों में इसकी चर्चा की। पहली थी कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी, ये 1842 में ये पुस्तक उनकी आई थी, और उसके बाद उनकी जो दूसरी पुस्तक थी द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये 1851 में उनकी पुस्तक थी। तो प्रत्यक्षवाद मानता है, जो हमने बहुत सारी पद्धतियों की बात की ना ज्ञानार्जन की, तो प्रत्यक्षवाद मानता है कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। जो वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को हम सत्य नहीं मान सकते। इसलिए यदि सत्य ज्ञान कुछ है तो वह वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। वो प्रत्यक्षवाद कहता है कि 3 तरह की अवस्था होती है समाज में, ज्ञान को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है जो विकास होता है। तो पहले ही जो अवस्था वो कहता था धर्म भीरु अवस्था, कि पहले के समय में यही माना जाता था कि अलौकिक शक्ति, सब कुछ देवता करते हैं, कोई अलौकिक शक्ति है जो ज्ञान को प्रसारित करती है, फैलाती है, वही सब कुछ सत्य है, अंतिम सत्य वही। उसी के संदर्भ में, अलौकिक शक्ति के संदर्भ में ही हर चीज की व्याख्या की जाती थी। उसके बाद जो दूसरा चरण आया, तो दूसरे चरण में प्रत्यक्षवाद कहता है कि अधिभौतिक अवस्था की बात करता है। इस अवस्था में अमूर्त तत्वों और अनुमान के आधार पर उनके संदर्भ में हर चीज की व्याख्या की जाने लगी। और तीसरा चरण आया वैज्ञानिक पद्धति। तो जो दूसरा चरण था जिसमें अमूर्त तत्व और अनुमान के आधार पर के संदर्भ में चीजों की व्याख्या होने लगी, वह चरण अगली अवस्था के लिए, अगले चरण के लिए आधार का काम किया। और जो वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण, जो तीसरा चरण है ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञानार्जन का, जो आज हम अनुसंधान में फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर हम केवल प्राकृतिक नियम, प्रकृति की कार्यप्रणाली, बुद्धि और तर्क के संदर्भ में ही हर चीज की व्याख्या करते हैं। इनके बिना हम किसी चीज की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ये एक पद्धतियां, विभिन्न प्रकार की प्रत्यक्षवाद की एक धारणा बनी। और इसी धारणा में जब हमने देखा तो प्रत्यक्षवाद भी वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो कर रहा है, और वो प्राधिकारी विधि से लेकर के चलते 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 विभिन्न कमियों को हमने देखते 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 भी लास्ट में ज्ञानार्जन की वैज्ञानिक विधि हमारे सामने आती है। तो जो ज्ञानार्जन की वैज्ञानिक विधि है, वो वैज्ञानिक विधि के क्या चरण है, उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उनके चरणों की बात करते हैं। तो वैज्ञानिक विधि
का जो चरण है उसमें डेवी ने 1911 में लगभग इसके कुछ चरण बताए थे वैज्ञानिक विधि के, लगभग डेवी की जो बात कर रहे हैं हम। तो इसके पहले चरण में वो कहता है कि कठिनाई का आभास होना, समस्या को महसूस करना। ऐसा लगता है कई बार कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई है, किसी काम को करने में कठिनाई हो सकती है या किसी प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने में कठिनाई हो सकती है या किसी अन्य प्रकार की कठिनाई हो सकती है। तो उस कठिनाई को महसूस करना पहला चरण है वैज्ञानिक पद्धति का। उस कठिनाई को महसूस करने के बाद दूसरे चरण में आते हैं हम। तो वैज्ञानिक पद्धति में डीवी कहते हैं दूसरा चरण है कि कठिनाई को चिन्हित करना और समझना। पहले में तो हमें महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई है, लेकिन दूसरे चरण में हम उस कठिनाई को पहचान गए, हमने उस कठिनाई को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद हम उस कठिनाई को अब समझ रहे हैं कि ये कठिनाई क्यों है, कैसे है, किस कारण से हो सकती है। और जब हम उस कठिनाई को समझने लगे, उसके कारणों को जानने की ओर आगे बढ़ने लगे, तब फिर हमारे माइंड में कुछ न कुछ उपाय सूझते हैं कि इस कठिनाई को, इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। वो है वैज्ञानिक पद्धति का तीसरा चरण, जो समस्या के समाधान हेतु उपायों को सुझाता है। और जब आप समस्या के समाधान हेतु उपायों को सुझाते हैं, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं परिकल्पना शोध में, तो वो जो परिकल्पनाएं हम बनाते हैं वो हमारा वैज्ञानिक पद्धति का तीसरा चरण है। और इसके पश्चात फिर जो चौथा चरण होता है, उस चौथे चरण में प्रदत्त निदानों से निगमनात्मक तर्क द्वारा अपेक्षित परिणामों का अनुमान करना। प्रदत्त जो प्राप्त हमारे पास जो हम प्रदत्त निदान है हमारे पास, उनसे निगमनात्मक तर्क के द्वारा हम जो नियम है ये देखते हैं, ये नियम है, इसके द्वारा क्या परिणाम आ सकता है, इस नियम के द्वारा क्या परिणाम आ सकता है, अपेक्षित परिणामों का हम अनुमान लगाते हैं। और लास्ट में जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना का डेटा कलेक्ट करके, उससे संदर्भित जानकारी इकट्ठा करके हम उस परिकल्पना का प्रयोगात्मक सत्यापन करते हैं। ये हमारा पांचवा और अंतिम चरण है। ये इन 5 चरणों में वैज्ञानिक पद्धति को बताया गया है। डीवी ने इस तरह से इन वैज्ञानिक पद्धति के इन 5 चरणों की चर्चा की है। लेकिन हम इसको देखें, शोध की दृष्टि से देखें, तो हम सबसे पहले कहते हैं शोध में कि समस्या की पहचान और उसका पारिभाषीकरण। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि पहले चरण में हम समस्या की पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड उसको डिफाइन करना। और उसके बाद होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हम उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम साक्ष्यों को एकत्रित करते हैं, उस परिकल्पना हमने जिन आधारों पर बनाई है उससे जुड़े हुए हम डेटा का कलेक्शन करते हैं और उसके बाद डेटा का एनालिसिस करते हैं और लास्ट में परिकल्पना का सत्यापन करते हैं। कहते हैं कि परिकल्पना स्वीकार है या अस्वीकार है, इसके आधार पर हमें निष्कर्ष की अवाप्ति होती है। तो यह एक सामान्य वैज्ञानिक पद्धति है। अच्छा, इस वैज्ञानिक पद्धति को आप गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टि से फॉलो कर सकते हैं। डेटा जो होता है, उस डेटा आंकड़े जो हम प्रदत्त इकट्ठे करते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि हमारा अनुसंधान मात्रात्मक है या गुणात्मक है। उस डेटा के आधार पर भी हम डिसीजन ले सकते हैं। तो प्रायः जो गुणात्मक अनुसंधान होता है, 2 प्रकार से उपागमों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। अनुसंधान के वैसे अनेक वर्गीकरण है, जिस आधार पर आप वर्गीकरण करें उसके हिसाब से हम देखेंगे। या विधियों के आधार पर आप वर्गीकरण करने जाएंगे तो आप ऐतिहासिक अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। आप शोध के स्थान के आधार पर वर्गीकरण करने जाएंगे तो फील्ड रिसर्च, लाइब्रेरी रिसर्च, इस तरह से आप क्षेत्र अनुसंधान या लेबोरेटरी रिसर्च, प्रयोगशाला अनुसंधान, इस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जिस आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे उसके आधार पर अनुसंधान के अनेक प्रकार हमारे सामने आ सकते हैं। आधार बदलेगा तो अनुसंधान का प्रकार बदलेगा। यह मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी अध्यापन भी करता हूँ कक्षा में, तो कहता हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना। अनुसंधान के अनेक प्रकार हैं, लेकिन जैसे आपने प्रकार को रचने का आधार बदला तो आपके प्रकार बदल जाएंगे। इसलिए अनेक आधारों पर अनेक प्रकार है। जैसे मैंने बताया कि विधि के आधार पर आप प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक अनुसंधान कह सकते हैं या इस तरह की बात कर सकते हैं। स्थान के आधार पर आप प्रयोगशाला अनुसंधान, क्षेत्र अनुसंधान, पुस्तकालय अनुसंधान की बात कर सकते हैं। उपागमों के आधार पर आप जो है मात्रात्मक या गुणात्मक अनुसंधान की बात कर सकते हैं। उसी चीज़ को
या आप उद्देश्य के आधार पर देखें, आपका उद्देश्य यदि नवीन ज्ञान का प्रतिपादन है, नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन है, तो आपका फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान है। आपका उद्देश्य यदि प्रतिपादित ज्ञान का व्यवहार में उपयोग है उसको, तो व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं। या आपका उद्देश्य यदि तात्कालिक समस्या का समाधान करना है तो क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में हम उसे कह सकते हैं। तो जिस आधार पर हम प्रकारों का वर्गीकरण कर रहे हैं उसके आधार पर प्रकार बदलते हैं। तो आधार बदलेगा, प्रकार बदलेगा। यहाँ हम आज बात करना चाह रहे हैं गुणात्मक अनुसंधान की। और गुणात्मक अनुसंधान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मात्रात्मक अनुसंधान में तो एक निश्चित पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है कि आपने डेटा कलेक्ट किया, आपको यदि सार्थक अंतर ज्ञात करना है तो आप टी टेस्ट, टी सांख्यिकी का टी परीक्षण लगाएंगे। संबंध ज्ञात करना है तो आप कोरिलेशन निकालेंगे, पियर्सन आर निकाल सकते हैं, या आप स्पीयरमैन का रिंग डिफरेंस मेथड, या जो भी आपकी कोरिलेशन की मेथड है, तो आप वहाँ पे कोरिलेशन, टी वैल्यू, एनोवा और काई स्क्वायर, ये इत्यादि सांख्यिकी की विधियां लगा करके मात्रात्मक अनुसंधान में आप चीज़ों को निकाल लेते हैं। उसका एक फिक्स क्राइटेरिया है। कई लोग कहते हैं कि नहीं मात्रात्मक अनुसंधान कठिन है, लेकिन मेरी दृष्टि में में अपनी व्यक्तिगत मत है मेरा कि गुणात्मक अनुसंधान मात्रात्मक अनुसंधान की तुलना में ज़्यादा कठिन है। ये हो सकता है कि मात्रात्मक में आपको थोड़ा सा सांख्यिकी मेथड्स या उसमें जिनका गणितीय पक्ष नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है, उनको थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन गुणात्मक में ज़्यादा समस्या आती है। गुणात्मक को यदि व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का अनुसंधान है। और सबसे ज़्यादा कठिन यदि किसी को कहना चाहिए तो गुणात्मक अनुसंधान को ही कठिन मानना चाहिए। हमारे संस्कृत के क्षेत्र की यदि हम बात करें, शिक्षा शास्त्र में तो यही, संस्कृत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो गुणात्मक अनुसंधान ही प्राय होते हैं। विभिन्न ग्रंथों को लेकर के उनकी समीक्षा की जाती है तो गुणात्मक अनुसंधान है। विभिन्न शिक्षा में हम देखें तो जब हम भागीदारी प्रेक्षण की बात करते हैं, है ना, प्रेक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, उसमें भी हम भागीदारी प्रेक्षण जब करते हैं तो गुणात्मक अनुसंधान का ही वो एक विधि हो सकती है, उसी का एक उपागम हो सकता है। जब हम साक्षात्कार के द्वारा डेटा कलेक्ट करते हैं वो भी गुणात्मक स्वरूप में हमारे पास डेटा आता है। भागीदारी प्रेक्षण में भी जो डेटा हमारे पास आता है वो भी गुणात्मक स्वरूप में हमारे पास डेटा आता है। तो इस प्रकार से गुणात्मक डेटा कलेक्ट होना और फिर उसका एनालिसिस करना बड़ा कठिन काम है। तो गुणात्मक अनुसंधान के अंदर बहुत सारे अनुसंधान आ सकते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान हम उसके अंदर ले सकते हैं, और दार्शनिक अनुसंधान, फिलोसॉफिकल रिसर्च, नेचुरलिस्टिक रिसर्च, प्रकृतिजन्य अनुसंधान, या एथिनोमेथोडिकल प्रजातिक नृजातीय अनुसंधान या प्रजातिक अनुसंधान, या फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, या जिसे हम कहेंगे घटना आधारित अनुसंधान, कंटेंट एनालिसिस की हम बात करते हैं, अंतर्वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण, तो ये या ग्राउंडेड थ्योरी आधारित सिद्धांत, ये सारे प्रकार, या केस स्टडी, ये सारे प्रकार गुणात्मक अनुसंधान के हैं। गुणात्मक अनुसंधान कई प्रकार के हैं, तो इन सारे प्रकारों की चर्चा इस छोटे से व्याख्यान में होना तो संभव नहीं है, लेकिन हम किसी एक प्रकार की चर्चा यहाँ पर करेंगे, और आगे कभी अवसर होगा तो हम एक एक प्रकार को अलग अलग व्याख्यानों में बात करेंगे। तो आज हम जो इसकी बात करना चाह रहे हैं, आज हम गुणात्मक अनुसंधान में देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। आज हम ऐतिहासिक अनुसंधान की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ऐतिहासिक अनुसंधान हमें बताता है कि क्या था। जब हमें क्या है जानना है तो हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना चाहिए, क्या था जानना है तो हमें हिस्टोरिकल रिसर्च करना चाहिए, और क्या होगा हमें जानना है तो हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान हमें बताता है कि क्या था। कर्लिंगर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, प्रगतियों तथा अनुभवों का आलोचनात्मक अन्वेषण है। अतीत की घटनाओं, प्रगतियों तथा अनुभवों का आलोचनात्मक अन्वेषण है। ऐतिहासिक अन्वेषणकर्ता तब अन्वेषणकर्ताओं की तरह से प्रदत्त संग्रहित करता है, प्रदत्तों का वैधता के लिए मूल्यांकन करता है तथा प्रदत्तों की व्याख्या करता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ऐतिहासिक अनुसंधान में है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान
जैसे सामान्य सी बात है, क्या था का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या था के लिए हमारे सोर्स क्या होंगे, कहाँ से हम डेटा लेकर के आएंगे। क्योंकि जैसे गुणात्मक अनुसंधान में हम कई बार हाइपोथेसिस के बजाय रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, तो रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए भी हमें डेटा कलेक्ट तो करना ही होगा। तो डेटा कलेक्ट करने के हमारे सोर्स क्या हो सकते हैं, पब्लिश्ड बुक्स हो सकती है। लेकिन यदि मान लीजिए वो समय था जब प्रिंटिंग का आविष्कार ही नहीं हुआ था, उस समय की किसी ग्रंथ पर हम काम कर रहे हैं, तो फिर अप्रकाशित पांडुलिपियाँ हमारे काम आ सकती हैं। कहते हैं नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो है NMM, 50 लाख से ज़्यादा अप्रकाशित पांडुलिपियाँ अभी उनके पास हैं, उन्होंने संग्रह किया हुआ है। एक एक ग्रंथ यदि छपता है तो उसका कितना होता है, 50 लाख से ज़्यादा पुराकालीन पांडुलिपियाँ जिसका आज तक प्रकाशन नहीं हुआ, NMM के पास सुरक्षित है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में वो पांडुलिपियाँ हमारे काम में आ सकती हैं यदि उस समय की हैं। तो अभिलेख ऐसे सोर्स हमारे काम में आते हैं, ताम्रपत्रों पर पाषाण अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, विभिन्न प्रकार के सरकारी दस्तावेज, सिक्के, मुद्राएं, औजार, रिकॉर्डिंग्स, भग्नावशेष, खंडर, लोक वृत्तांत, चित्र, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि हमारे सामने आ सकती हैं। ये हमारे सोर्स के रूप में ऐतिहासिक अनुसंधान में यूज़ हो सकती है। तो दो प्रकार के सोर्स की हम बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के अंदर, प्राइमरी रिसोर्स एंड सेकेंडरी रिसोर्स, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत से तात्पर्य उन स्रोतों का होता है जिनका लेखन, रचना या प्रस्तुतिकरण उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है जिन्होंने जिस घटना का लेखन, रचना या प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है उस घटना में स्वयं सहभागिता की है या उस घटना को अपनी आंखों से देखा है। यदि ऐसे व्यक्ति से हम किसी जानकारी को ले रहे हैं कि जिसने स्वयं उस घटना में भाग लिया है, स्वयं उस घटना को देखा है, तो उसे हम प्राथमिक अनुसंधान में, प्राइमरी सोर्स में, प्राथमिक स्रोत में मानते हैं। द्वितीय स्रोत दूसरा होता है, सेकेंडरी सोर्स की बात होती है। सेकेंडरी सोर्स वो होता है जहाँ व्यक्ति ने स्वयं उस घटना को नहीं देखा, अपितु उसने कहीं किसी और से वो जानकारियाँ प्राप्त की थी, किसी और से सुनी सुनाई बातों के आधार पर उसने अपने ग्रंथ की रचना की है या आपको वो जानकारी दी है, तो वो हो जाता है सेकेंडरी सोर्स। कोई भी सोर्स प्राथमिक भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, वो विषय पर डिपेंड करता है। किसी एक विषय के लिए वो चीज़ प्राथमिक हो सकती है, किसी दूसरे विषय के लिए वही चीज़ सेकेंडरी हो सकती है। ये डिसाइड इस पे करना होगा कि जिस विषय का आप अध्ययन अपने अनुसंधान में कर रहे हैं उस विषय में वह वस्तु का रचयिता सहभागी था या नहीं था। यदि वह सहभागी था तो वो प्राथमिक सोर्स माना जाएगा, स्रोत माना जाएगा, और यदि वो सहभागी नहीं था, उसने कहीं देखी सुनी बातों पर अपने उस चीज़ की रचना की है, तो वो द्वितीयक स्रोत माना जाएगा। तो इस तरह से ऐतिहासिक अनुसंधान में हम दो प्रकार से स्रोतों को ले सकते हैं। फिर मुख्य चीज़ें, स्रोत की चर्चा तो आप बहुत सारी चीज़ें और क्या क्या होते हैं आप जानते ही हैं। मैंने बताया आपको कि मौखिक वृत्तांत, अभिलेख, खंडर, अवशेष, सिक्के, मुद्राएं, चित्र, ये सारे ऐतिहासिक अनुसंधान के अंदर आते हैं। कहीं पर एक चीज़ मुझे आ रही है, ध्यान में आ रही है, इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कालिदास का काल की जहाँ तक चर्चा होती है, अलग अलग प्रकार से कालिदास के काल को माना जाता है। कुछ लोग उसे विक्रमादित्य के काल का मानते हैं। विक्रम संवत जो है वो अभी 2000 समथिंग कुछ चल रहा है। तो कहते हैं कि एक चित्र कहीं खुदाई में प्राप्त हुआ। उस चित्र में एक महिला ऐसे जो है लेटी हुई है और दो महिलाएं उसके पास, दो स्त्रियां, बालिकाएं उसके पास खड़ी हैं और दूर से छुप करके कोई एक व्यक्ति उसे देख रहा है। तो वो जो चित्र प्राप्त हुआ तो लोगों ने कहा किसका चित्र है, किस घटना का चित्र है, कि एक स्त्री लेटी है, दो स्त्रियां उसके पास खड़ी हैं, उसे सांत्वना दे रही है, और एक व्यक्ति जो है वो दूर से कहीं छिप करके देख रहा है। तो उसका काल जो था, उसका काल उस चित्र का लगभग 2500 साल पुराना है, ऐसा कहते हैं। उसका जो कार्बन डेटिंग से उस चित्र की जो आयु निकाली वो 2500 साल पुरानी उसकी आयु है उस चित्र की। तो किसी ने कहा नहीं साहब, ये तो भगवान बुद्ध के जन्म का समय है। तो
पता चला कि नहीं, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी आते समय वन में हुआ था, और भगवान बुद्ध का जन्म होते समय उनकी माता जो है वो वन में थी, तो उन्होंने स्वयं खड़ी अवस्था में वृक्ष को ऐसे पकड़ के, इतनी दृढ़ थी वो कि उस समय ऐसी अवस्था में उनका जन्म हुआ था। और इस चित्र में जो महिला है वो महिला तो लेटी हुई है, तो इसलिए वो चित्र नहीं है। तो किसी ने कहा कि नहीं, बाद में जो याद हुआ, खूब उसका अध्ययन किया, अनुसंधान किया, तो पता चला कि ये चित्र कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के एक घटनाक्रम का है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के किस घटनाक्रम का है कि शकुंतला जो है वो काम ज्वर से पीड़ित है और प्रियंवदा अनुसुईया उसके पास खड़ी है, और दुष्यंत जो है वो दूर से उसे देख रहा है। लेकिन फिर बात आई कि दुष्यंत, ये चित्र का काल 2500 साल पुराना, और कालिदास का काल तो विक्रमादित्य के काल में हुए, तो फिर 400 साल का अंतर कैसे हो गया, 400-500 साल का अंतर कैसे हो गया? ये 500 साल पहले का चित्र है तो ये उसका नहीं हो सकता। तो दो बात है कि या तो कालिदास पहले थे या चित्र का काल बाद में है। तो ये अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान से बहुत सारे महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर करता है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक अनुसंधान करना पड़ता है। तो जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है, कोई भी चीज़ में मिलती है, तो हमें कैसे उसकी समालोचना करना है, वहाँ पर कैसे समीक्षा करना है। गुणात्मक अनुसंधान का जो महत्वपूर्ण अंश ऐतिहासिक अनुसंधान है, उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो दो प्रकार से हमें समालोचना उन साक्ष्यों की करना चाहिए, उसे हम आंतरिक समालोचना और बाह्य समालोचना कह सकते हैं। सबसे पहले हम बाह्य समालोचना की चर्चा करते हैं कि जो भी स्रोत हमारे पास आ रहे हैं, जिन भी स्रोतों से हमने डेटा कलेक्ट किया है, गुणात्मक रूप से डेटा कलेक्ट किया है, उन डेटा को हम कैसे निष्कर्ष तक ले जाएं, कैसे उसकी समीक्षा करें। तो बाह्य समालोचना में सबसे पहले क्या किया जाता है कि हमें यह देखना पड़ता है कि जो भी वस्तु है, क्योंकि डेटा हमने कहा ना किसी भी सोर्स से हमारे पास आ सकता है, तो वो सोर्स कोई वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, पुस्तक भी हो सकती है, खंडर भी हो सकता है, अवशेष भी हो सकता है। तो जो भी आधार सामग्री है वह कब मिली, कहाँ मिली, किसे मिली, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कब मिली। क्या उसी काल के किसी व्यक्ति से परंपरागत रूप से आई हुई है, या बाद में किसी ने उसे बनाया गया है, या किसे मिली, कि किसी खोजकर्ता को मिली, किसी खुदाईकर्ता को मिली, या ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति को मिली, कहाँ मिली। इन सारी चीज़ों का उस वस्तु के, उस आधार सामग्री की प्रामाणिकता को जांचने में बहुत महत्वपूर्ण योग। जैसे अभी अयोध्या में खुदाई चल रही है, तो खुदाई में मंदिर के अवशेष या किसी अन्य महल के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो वो बात है कि वो सरकार को मिल रहा है, वहाँ पे पुरातत्व विभाग या जो भी टीम है वो खुदाई कर रही है, उस खुदाई के दौरान उसे वो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, तो वो प्रामाणिकता से रखी जाएगी। लेकिन अन्य ये भी हो सकता है कि कोई उसी का डुप्लीकेट कॉपी बना के लाए कि हमें ये मिला, और उसको ओरिजिनल साबित करना चाहे, उसमें कुछ अपने हिसाब से चेंज कर दे। इसलिए अनुसंधान करते समय शोधकर्ता को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब, कहाँ और किसे मिली। ये बाह्य समालोचना का पहला प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए उस सामग्री की समीक्षा करते समय। उसके बाद दूसरा पक्ष ये कि ये आधार सामग्री जो है, इसका लेखक कौन था, यदि पुस्तक के रूप में है तो, इसका सर्जक कौन था, वस्तु के रूप में है तो इसका लेखक या सर्जक कौन था। वो जो भी इसका लेखक या सर्जक था, उसकी जानकारी यदि मिलती है, तो क्या जिस काल का इस सामग्री का होने का दावा किया जा रहा है, उस काल में वो व्यक्ति था भी या नहीं था। तो सर्जक अभी का है और वस्तु को हम उस समय की बता रहे हैं, तो भी संभव नहीं है। तो वो एक चीज़ हमें बाह्य समीक्षा में देखना चाहिए। तीसरा, बाह्य समीक्षा के लिए हमें प्रश्न अपने आप से करना चाहिए या उस सामग्री से करना चाहिए कि ये जो कार्य है, ये आधार सामग्री है, ये लेखक का मौलिक कार्य है या उसकी कॉपी है। जैसे हम किसी पांडुलिपि को लाए, तो पांडुलिपि लेखक के द्वारा स्वयं लिखी हुई है या उसकी कॉपी कराई गई है। क्योंकि पहले के समय में जब ग्रंथ लिखे जाते थे, जैसे कालिदास का ही हम उदाहरण लें, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, तो क्या अभिज्ञान शाकुंतलम की हजारों प्रति आज अलग अलग पांडुलिपि संग्रहालयों में रखी हुई हैं। ये हजारों प्रतिलिपियाँ कालिदास ने अकेले बैठ के हाथ से लिखी, क्योंकि उस समय तो प्रिंटिंग थी नहीं। तो पांडुलिपियाँ जो इतनी मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं? तो राजाओं के पास एक पूरा वर्ग होता था, उस वर्ग का काम ही होता था लेखन। जिसे आज हम एक जाति विशेष होती थी, जिसे हम कहते हैं
आज कायस्थ समाज के नाम से उसे जाना जाता है। चित्रगुप्त जयंती, चित्रगुप्त भगवान के वंशज वो उनको माना जाता है। चित्रगुप्त का कार्य भी लेखन का, चित्रगुप्त जो है लेखन के देवता हैं, लेखन का कार्य उनका था। तो वो लेखन का कार्य वो कायस्थ समाज के लोग करते थे राजाओं के पास, तो वो वंश परंपरा से वो कार्य करते थे। तो स्वयं लेखक ने उस चीज़ को लिखा है, आपके पास यदि कोई पांडुलिपि आई है तो, या उसकी प्रतिलिपि है। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि लेखक का कार्य है तो वो मूल है, यदि प्रतिलिपि है तो प्रतिलिपि में कई बार कुछ अक्षर का व्युत्क्रम हो सकता है, कुछ श्लोक या कोई अन्य चीज़ उसमें प्रक्षिप्त हो सकती है, अन्य कोई विषय वस्तु उसमें जोड़ दी गई हो लेखक के द्वारा। क्योंकि प्रतिलिपिकार भी विद्वान होते थे, तो कई बार वो अपने स्वयं के कुछ विषय को उसमें जोड़ देते थे। इसलिए बहुत सारे ग्रंथों में हम देखते हैं कि किसी संस्करण में कोई श्लोक मिलता है, किसी संस्करण में कोई श्लोक नहीं मिलता है। तो वो कारण इसलिए होता है कि वो प्रतिलिपिकार ने वहाँ पर वो चीज़ ऐड कर दी, वो एक कारण हो सकता है। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि तीसरा मैंने कहा था अपने आप से प्रश्न पूछना बाह्य समालोचना में कि आधार सामग्री लेखक का मौलिक कार्य है या उसकी प्रतिलिपि है। फिर अगला प्रश्न जो पूछना चाहिए, अगला प्रश्न अपने आप से यह पूछना चाहिए शोध ऐतिहासिक अनुसंधान करते समय गुणात्मक शोध में कि क्या आधार सामग्री आंशिक है या पूर्ण है। क्योंकि हम उसके किसी अंश से पूरा अर्थ लगा रहे हैं या वो हमें पूर्ण रूप में प्राप्त हुई है। यदि पूर्ण रूप में प्राप्त हुई है तो फिर उसका अर्थ जो हम लगाएंगे सटीक है, लेकिन यदि अंश रूप में प्राप्त हुई है तो हो सकता है उसका कुछ हिस्सा जो छूट गया है, जो हमारे पास नहीं है, उससे हम जो अर्थ निकाल रहे हैं वो उससे पूरा भिन्न अर्थ सामने आ सकता है। इसलिए आंशिक है या पूर्ण है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखना चाहिए, यदि हम मानते हैं कि आधार सामग्री मूल लेखक की है तो फिर क्या वो लेखक के अन्य कार्यों से मेल खाती है। क्या लेखक के अन्य कार्य जो प्रामाणिक हमें मिल चुके हैं पहले से या रखे गए हैं पहले से, अन्य शोधकर्ताओं ने जिसे प्रामाणिक माना है, उसकी भाषा से, व्याकरण से, अन्य चीज़ों से क्या लेखक के उन काम से ये वाली आधार सामग्री मेल खा रही है। यदि उसका मेल उससे हो रहा है तब तो हम उसे लेखक का मूल कार्य मान सकते हैं। क्या आधार सामग्री में प्रयुक्त वर्ण विन्यास, व्याकरण, लिपि, भाषा उस समय प्रचलित थी जिस समय की होने का दावा किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें ऐसे शब्द आते हैं कि उस समय थे ही नहीं। जैसे अभी एक हल्का फुल्की बात करता हूँ कि महाभारत सीरियल आ रहा था, तो उसमें एक अंत में एक संवाद था, शायद भीम या दुर्योधन के मध्य एक संवाद था। तो उसमें बात हो रही थी कि वो अस्त्र शस्त्रों से लेस है। तो उसमें वो संवाद कहा कि अस्त्र शस्त्रों से लेस है। तो किसी ने कहा कि लेस शब्द जो है ये तो क्या उस समय प्रचलित था। वो बलराम चोपड़ा के द्वारा जो दूरदर्शन पे भी महाभारत आता है उसी में ये लेस शब्द का प्रयोग था। तो ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो शब्द, वो वर्ण, वो व्याकरण उस समय प्रचलित थी। पाणिनि व्याकरण के नियम उसमें फॉलो हो रहे हैं या पाणिनि व्याकरण से पहले का यदि कोई बात है तो फिर उसमें पाणिनि व्याकरण की से इतर बात होगी। यदि पाणिनि व्याकरण फॉलो हो रहे हैं तो फिर उसको पाणिनि के बाद का काल की वस्तु माना जाए, उसको पाणिनि से पहले की वस्तु नहीं मान सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको देखा जाना चाहिए कि वो उस समय प्रचलित था या नहीं। फिर अगला प्रश्न जो बाह्य समालोचना के अंतर्गत आता है, महत्वपूर्ण है कि आधार सामग्री में प्रयुक्त कागज, कपड़ा, पत्थर, धातु, स्याही, पेंट, लकड़ी ये सब उस समय थे या नहीं थे। ये सब यदि उस समय थे तब तो आधार सामग्री को हम प्रमाणित मान सकते हैं। अभी हम बाह्य समालोचना कर रहे हैं, अभी हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त चीज़ों को देख रहे हैं कि वो जिसके लिए हम उसे लाए हैं वो उस लायक है या नहीं। बाह्य समालोचना का ये उद्देश्य है। फिर क्या आधार सामग्री तत्समय ज्ञात संबंधित तथ्यों, व्यक्तियों और विवरणों से मेल खाती है। उस समय जो भी विवरण प्राप्त होते थे, जो भी व्यक्ति उस समय उपस्थित थे, क्या उनका वर्णन उसमें है या नहीं है। यदि उसके अंदर वर्णित व्यक्ति, विवरण उस काल के ही नहीं है तो फिर आधार सामग्री को हम उस काल का नहीं मान सकते। तो बाह्य समालोचना में हम ये देखते हैं कि ये मौलिक कार्य है या नहीं, ये वास्तव में उसी काल की चीज़ है या नहीं,
ये कब मिली, कहाँ मिली, किसे मिली, इसका लेखक कौन था, और उस समय की प्रचलित भाषाएं उसमें प्रचलित थी, प्रचलित भाषा का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया, इन सारी चीज़ों को हम बाह्य समालोचना में, ऐतिहासिक अनुसंधान में देखते हैं। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो इतिहास बाह्य समालोचना करने के बाद अगला से पाता है वो आता है आंतरिक समालोचना का। तो आंतरिक समालोचना में हम देखते हैं कि आधार सामग्री में प्रयुक्त जो कथन है, जो शब्द हैं, उनका क्या अर्थ है, एक ही अर्थ है या अनेक अर्थ हैं। जैसे मंत्रों के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे ही वो जो पांडुलिपि या जिस भी ऐतिहासिक अनुसंधान में जो भी हमारी पास सामग्री है, कोई अभिलेख है, तो उस अभिलेख में लिखी गई चीज़ों के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, जो अर्थ है। फिर अगला प्रश्न, क्या जो अर्थ है वो अर्थ विश्वास योग्य है? कई बार वो अतिरंजित तो नहीं है, उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगली जो बात होगी, लेखक सर्जक की प्रतिष्ठा या व्यक्तित्व का प्रश्न होता है। लेखक सर्जक की प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व, चरित्र कैसा था, जिसने भी उस आधार सामग्री की रचना की है उसका चरित्र कैसा था, उसका व्यक्तित्व कैसा था, समाज उसको किस रूप में जानता था, समाज उसको किस तरह से देखता था, वह चीज़ आंतरिक समालोचना का प्रश्न है। आंतरिक समालोचना में हम उस लेखक की प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व व चरित्र देखते हैं। उसके बाद लेखक की क्षमता क्या थी, रुचि क्या थी, योग्यता क्या थी, उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। उसके बाद क्या लेखक ने उन घटनाओं को स्वयं देखा था या अन्य से सुना था। जैसे हो सकता है कि हुमायूं नामा एक ग्रंथ है, हुमायूं नामा को उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है, तो क्या गुलबदन बेगम हुमायूं के किसी युद्ध का वर्णन कर रही है तो स्वयं युद्ध में उपस्थित थी, या बाद में युद्ध से लौटे हुए लोगों से सुन करके उन्होंने उसका वर्णन वहाँ पर किया है। तो ये चीज़ें भी आंतरिक समालोचना करते समय शोधकर्ता को ध्यान में रखना पड़ती है किसी भी चीज़ के। तो एक चीज़ ये भी है कि लेखक ने उस घटना के घटित होने के कितनी देर बाद उसको विवरण लिखा, उस घटना के घटित होने के कितनी देर बाद उसका वर्णन लिखा। यदि जब घटना घटित हुई तभी उसका वर्णन कर दिया तो कह सकते हैं कि उसके वर्णन में ज़्यादा सच्चाई हुई, क्योंकि कई बार कहते हैं कि लोग मानते हैं कि आपने यदि किसी चीज़ को देखा, सुना, तो अगले दिन तक तो आपको लगभग 80% याद रहती है। यदि आपका 7 दिन बीत गए तो 50% भी नहीं बचती, 28 दिन बीत गए तो वो फिर 20% भी नहीं बचती। ऐसे धीरे 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 समय बीतते बीतते वो आपकी स्मृति से उस चीज़ का क्षय होता जाता है। इसलिए लेखक ने जब उस चीज़ को लिखा तो कितने दिन बाद उस जानकारी को उसने लिपिबद्ध किया, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और है कि यदि उसने कुछ दिनों के बाद लिपिबद्ध किया तो जब लिपिबद्ध किया तो क्या केवल अपनी स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध किया या उसने नोट्स लिए थे, टिप्पणियाँ लिखी थी, टिप्पणियों के आधार पर लिपिबद्ध किया? क्योंकि टिप्पणियों के आधार पर लिपिबद्ध किया होगा तो ज़्यादा प्रामाणिक होगा, स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध किया होगा तो उसमें स्मृति क्षय होने का अवसर होता है, स्मृति क्षय होने की संभावना होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर ये कि जिस लेखक ने क्या उन घटनाओं को देखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम था, लेखक क्या किसी दबाव, भय या विद्वेष या लालच से ग्रसित था। ये भी हो सकता है ना, लेखक के ऊपर कोई दबाव हो कि जिस राजा का वर्णन कर रहे हैं उस राजा के दरबार में था, उसका वेतन भोगी था, तो उसके बारे में यदि उसने कुछ लिखा है तो स्वाभाविक है जिसका वेतन ले रहा है उसकी तारीफ ही करेगा, है ना, उसकी प्रशंसा ही लिखेगा, तो फिर उस पर विश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है। यदि वो शत्रु था तो स्वाभाविक है कि उनकी शत्रुता थी तो निंदा ही करेगा। यदि वो दबाव में था, वहाँ पर आक्रमण के समय लिख रहा था, भय में था, तो फिर अलग तरीके से लिखेगा। अतिशयोक्ति भी हो सकती है ना, कई बार किसी का पक्ष लेने के लिए उसके बारे में लिख रहे हैं तो इतनी ज़्यादा अतिशयोक्ति करके लिख देते हैं कि आप उसको एज ए शोध में प्रमाण के रूप में नहीं ले सकते। जैसे कि एक भूषण कवि, हिंदी साहित्य में हम पढ़ते, साहित्य का उदाहरण देता हूँ, हिंदी साहित्य में हम भूषण कवि को पढ़ते हैं तो छत्रसाल की कृपाल का वर्णन करते हैं अपने एक छत्रसाल दशक करके है, उसमें उन्होंने जो लिखा उसमें एक पद्य में वो, और ऐसा वर्णन करते हैं कि उस वर्णन को सुन के हमें लगता है कि ये तो संभव ही नहीं है
कि निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयानंद के जाल को लागत लपट्टी कंठ बैरी न के नागी न सिरुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहु बलि कहाँ लो बखान करी तेरी कर बाल को प्रतिभट्ट कटक कटिल के तेका टिका टिकाली का सिकिल की कलेऊ देती काल को। तो ये जब वर्णन वो करते हैं कि काली कासी किलकारी महाकाली की तरह किलकारी मारती हुई महाकाल को कलेवा चढ़ा रही है वो कपाल, तो वो अतिशोक्ति, वो वर्णन साहित्य के लिए, रस की अनुभूति के लिए, वीर रस का अनुभव करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन शोध में आप उसको एज ए प्रमाण साल की कपाल ऐसी होगी उसको नहीं ले सकते, है ना। तो इसलिए ये देखना कि जिस भी लेखक ने उस चीज को लिखा है वह क्या है, विद्वेष से या लालच से या किसी चीज से ग्रसित तो नहीं था, पूर्वाग्रह से। क्या कि समालोचना, फिर वही कि जो लेखक ने जो विवरण दिया है वो उस समय के जो अन्य विवरण हैं उससे समानता रखता है या नहीं रखता है, ये चीज़ एक देखना पड़ेगी। क्या लेखक का अभिलेख तैयार करने का उद्देश्य क्या था, उसने अपनी प्रशंसा के लिए उस अभिलेख को तैयार किया या किसी अन्य कारण से अभिलेख को तैयार किया, क्या किसी की प्रशस्ति गान करने के लिए उसको लिखा गया था, या किसी के आदेश का अनुपालन करते हुए कि साहब महाराज का आदेश था इसलिए उसे लिखा गया था। तो इन सारी तरह से हम उसकी आंतरिक समालोचना करते हैं। तो जो भी तथ्य ऐतिहासिक अनुसंधान में हमने क्या देखा, जब हमें इतिहास में कोई समस्या समझ में आई, उस समस्या को समझने के बाद हमने उसको पहचाना, समझे, पहचानने के बाद हमने उसमें क्या क्या उपाय हो सकते हैं, संभावित कुछ उपाय हमने सोचे या हमने एक शोध प्रश्न बनाए, प्रश्न कुछ निकाले कि ये प्रश्न हैं जो खड़े हो रहे हैं। फिर उन प्रश्नों के लिए हमने अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट किया, फिर उस डेटा की हमने आंतरिक समालोचना की, फिर उस डेटा की बाह्य समालोचना की, फिर बाह्य समालोचना करने के बाद हमने आंतरिक समालोचना की, और आंतरिक समालोचना करने के बाद जब वो चीज़ें सत्य पाई गई, उस पर लिखी हुई बातें जिन जिन अंशों पर, जिन जिन कसौटियों पर हम कसना चाह रहे हैं, कसी गई, समझी गई, यदि वो सत्य पाई गई, तब हम उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। तो ये ऐतिहासिक विधि के अंदर समालोचना का एक छोटा सा हमने चर्चा की, छोटी सी चर्चा की। ऐसे ही कंटेंट एनालिसिस या ग्राउंडेड थ्योरी और केस स्टडी, नृजातीय अनुसंधान, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, नेचुरलिस्टिक रिसर्च, ये बहुत सारे गुणात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं जिनकी हम अभी इस इतने छोटे से समय में चर्चा नहीं कर सकते। तो फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम इन सब की अलग अलग व्याख्यानों में चर्चा करेंगे, किसी एक एक प्रकार को लेकर के चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी ने सुना, और प्रभाकर जी ने और सांची बौद्ध विश्वविद्यालय ने यह अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।